हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के विषय में मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई कहता है कि मैं समझ गया, मैं सर्टेन हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कुछ जान गया, तो एक बात तो क्लियर है, वो कुछ भी नहीं जाना है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को लेके डाउटफुल रहता है कि मतलब कहता है कि कोई कहे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है क्या, कहते हैं नहीं, वेव भी है। क्या वेव है क्या, कहते नहीं, पार्टिकल भी है। सो कहें कब पार्टिकल का वेव होगा, क्या दोनों हमेशा होता है। कन्फ्यूजन। कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका पाथ कैसा होगा। कहीं ये सब बातें आप क्वांटम में नहीं कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ नहीं निकाल सकते। मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स की थीम है, उसका बेसिक आइडिया है। तो कहते हैं कि हम हमेशा कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी ओवर पोजीशन एंड वेलोसिटी। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्टेनिटी, अगर आप कहते हो कि नहीं बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सच सच बताओ, दैट मीन्स यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट बच्चों, कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है की बात नहीं की जाती। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। नेक्स्ट, कोई बच्चों आपसे कहे कि क्या इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया जा सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर देते हो, मैं आज आपको कुछ और बहुत ही खूबसूरत अच्छे वीडियोस दिखाऊंगा, जीआईएफ दिखाऊंगा, जो मज़ा आ जाएगा। मेरे लाइफ टाइम, मतलब मेरी समझो कि लाइफ का सबसे अच्छा क्लास आपको देने जा रहा हूँ और आपको लाइफ भर याद रहेगा। बिलीव मी, आप ढूंढोगे इस क्लास को कि कहाँ पर चला गया, बहुत अच्छा था। तो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, लोकेट करो, द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जानते क्या कर रहे हैं आप, उसके सारे जितने भी वेव्स हैं ना, वो सुपरपोज होकर एक जगह पे आ जाएंगे, वो पार्टिकल बिहेवियर आ जाएगा। मतलब उसका वेव बिहेवियर उतना ही अनसर्टेन हो जाएगा और उसका पार्टिकल बिहेवियर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और आपको इलेक्ट्रॉन एक जगह दिखाई पड़ेगा, बट दैट्स नॉट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, डुअल बिहेवियर। बट एज वी वांट टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाह रहे हैं, मतलब उसके सारे वेव बिहेवियर को हम सुपर इम्पोज करके एक जगह पर लाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। सो जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो हम लोग डुअल बिहेवियर की बात करेंगे, हम लोग अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग की बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अभी आतंकवादियों को कश्मीर में हमारी आर्मी वाले खोजते रहते हैं, तो जहाँ पर उनको संभावना ज़्यादा लगती है वहाँ पर पहले अटैक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आतंकवादी वहाँ हमेशा मिल ही जाते हैं, मिलने की संभावना होती है, राइट, प्रोबेबिलिटी, नॉट 100%। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग भी है। याद है ना आपको जब मैंने श्रोडिंगर कैट थ्योरी बताया था कि बिल्ली मरी पाई गई, एक डब्बे में बिल्ली मरी पाई गई, सेम टाइम पर सेम बिल्ली के कहीं जिंदा रहने की भी संभावना है, अभी भी मरी पाई गई तब भी। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया गया तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्या पाया जा चुका है फिर भी, हाँ फिर भी, क्या बड़ा कंफ्यूजिंग है। दैट्स व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों। सो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब इन सारी आज हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कुछ और रहस्यमय चीज़ों को, उसके इक्वेशन को देखेंगे, उसके इक्वेशन का वीडियोज़ देखेंगे। और मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, मेरे पढ़ाने से आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये क्या चीज़ों को लेके आया है। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मिर्ची, कोई कहे कि यार मिर्ची ऐसा खिलाओ जो मीठी लगे, मिर्ची ऐसी खिलाओ जो मीठी लगे, तो फिर वो मिर्ची नहीं है ना। मिर्ची का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो तीखा लगने का है।
आप मीठी की बात करते हो, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का जो नेचर है वही प्रोबेबिलिटी को लेके है, संभावना को लेके है, वही अनसर्टेनिटी को लेके है। तो मैं आपको जो आप लेक्चर दूंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, जीएफ दिखाऊंगा, तो आपको इस अनसर्टेनिटी के ऊपर को समझ आएगा आपको कि कैसे है और किन बातों को लेके है। और डेफिनेटली मैं आपको एक बात और बोल दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ढेर सारे फीचर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस करते हैं। सो वी आर हियर बाय इंटरेस्टेड इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ सो बोर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, पर्टिकुलर रेडियस में, पर्टिकुलर एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है। वो सारी बातें क्वांटम मैकेनिक्स में आके फेल हो गई, और इस वजह से लोग कहते हैं कि नील बोर साहब के जो मॉडल में था वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो अब जब वो फेल हो गई तो आप ये तो बताओ कि सही क्या है। तो हियर बाय वी आर जस्ट वे टू लर्न, वे टू लोकेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वे टू फाइंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पाने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इस 100 साल का सबसे महान इक्वेशन है। पूरे 100 ईयर का, इस सेंचुरी का, लास्ट सेंचुरी का, मतलब 20th सेंचुरी का सबसे महान इक्वेशन है, ब्यूटीफुल इक्वेशन है। श्रोडिंगर साहब खुद ही उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। हमारे कोर्स में यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ ये कि वो कहता क्या है, उससे हम लोग कौन सी बातें सीखते हैं, राइट। तो आप उस एंड में बैठ के बड़े ही एक्साइटेड होकर के समझिए, कीनली होकर उनको सुनिए, ऑब्जर्व करिए और जानने की ईगरनेस रखिए। आपको मैं जो बताऊंगा पूरी बात समझ में आ जाएगी और एक कंफर्म हो जाएगा, अच्छा ये बातें थी इसमें। आप उस अनसर्टेनिटी को, आप मिर्ची के तीखे लगने को एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा इसका नेचर ही अनसर्टेनिटी है। ओके बच्चों, कम ऑन। तो मैं लास्ट क्लास में आपको कुछ पढ़ाया था, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं पहले हम लोग एज यूजुअल। लेट्स हैव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्राइजेज। आप जरा क्वेश्चन ट्राई करिए बच्चों। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सही से पढ़ा होगा, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज़ करना है। लेट्स सी कि ये आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। IIT में आया होगा या फिर नीट में आया होगा। आई डोंट वांट टू डिक्लेयर इट बिकॉज इट क्रिएट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू। सो बच्चों, पहला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस बात को कंप्राइज किया हुआ है, कौन सी चीज़ें उसमें हैं? वनली वेव नेचर, बिल्कुल गलत। वनली पार्टिकल नेचर, बिल्कुल गलत। डुअल बिहेवियर, सही बात है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी सही बात है। सो आंसर इज सी एंड डी। नाउ नेक्स्ट सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये जो लोग पढ़ने वाले हैं, इसको श्रोडिंगर साहब ने दिया था, बट ओबियस है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, एक कहानी है इसको लेकर के, मैंने सुना तो मुझे मज़ा आया था, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपको भी उतना एक्साइटेड करेगा ये। श्रोडिंगर साहब अपनी कई पत्नियों के साथ में, ये पॉलीगैमी में थे, मतलब इनकी कई वाइफ्स थीं, के साथ कहीं पर घूमने गए किसी रिसोर्ट में। सो अपने पाए जाने की अनसर्टेनिटी वो मतलब 2-3 दिन वहाँ एंजॉय किए, उसके बाद वहाँ वो अपने वाइफ को घर भेज दिए और अपने 1-2 महीने वहाँ टिके और इक्वेशन दे के आए। तो उनका ये कहना था कि अनसर्टेनिटी ओवर नंबर ऑफ थिंग्स, आपके जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आपकी अनसर्टेनिटी को हमने बनाया और इस इक्वेशन को दिया। लोग कहते हैं आपको कहाँ से सब आइडिया लगा, तो कहते हैं पता नहीं, बट मुझे वहाँ रहे तो मुझे लगा कि जैसे मैं अनसर्टेन हूँ वैसे इलेक्ट्रॉन भी अनसर्टेन हो सकता है, राइट। सो फनी ना। इसके विषय में और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें कही। फेयमैन साहब ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फेयमैन साहब एक बहुत अच्छे फिजिक्स के विद्वान हैं जिनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स मिला 1960 के आसपास में। तो उनका कहना है कि लोग इसकी फिक्र क्यों करते हैं, इक्वेशन ने कैसे दिया, आप देखो जो दिया उसे काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन और एटम, मॉलिक्यूल, आयन की जानकारी मिल रही है कि नहीं, कहीं मिल रही है, बहुत अच्छा मिल रहा है। सो बाय द वे श्रोडिंगर साहब ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में थे, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए बच्चों। बाद में मैक्स प्लैंक साहब के कहने पर ये जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे, लेकिन उन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर जो है बहुत परेशान कर रहे थे इन लोगों को। ये यहूदी थे, है ना, तो यहूदियों से उसकी खास दुश्मनी थी, तो वहाँ से भाग निकले ये, फिर ऑस्ट्रिया में आ गए। बाद में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया में पेनिट्रेट किया, तो 1936 के आसपास
ये फिर वहाँ से चले आए आयरलैंड में और पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रहे हो बाय द वे। तो इन्होंने 1925 में 1925 में ये इक्वेशन दिया था बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं बहुत धीमे धीमे बात करूँगा इसके ऊपर। ये एक लीनियर बच्चों ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या मतलब हुआ। लीनियर का मतलब हुआ बच्चों, अगर मैं x की बात करता हूँ, मैं x स्क्वायर कर दूँ तो ये फिर क्वाड्रेटिक हो गया, इट्स नॉट लीनियर। लीनियर मतलब x की पावर में 1 होना चाहिए। जब इसकी पावर में 1 हो, या ये कह लो आप x की पावर में n रखो, जब n की वैल्यू 1 कर दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। सो इट्स ए लीनियर, है ना, इट्स ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों लीनियर मतलब यहाँ सिर्फ ये जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताऊँ, श्रोडिंगर साहब ने जो वेरिएबल यूज़ किया था उसको हम लोग साई बोलते हैं, साई, PSI। इट्स ए लैटिन वर्ड बच्चों। ये बहुत ही गूढ़ चीज़ है, बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। धीरे धीरे इसको अध्ययन करेंगे। इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। इसके विषय में आज आपको बहुत कुछ बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन, राइट। क्यों बोलते हैं वो भी समझाऊंगा आपको। साई प्रोनाउंस करोगे, इट्स ए लैटिन वर्ड। तो ये साई जो है बच्चों ना, उसका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, मतलब साई की पावर में स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं होगा, राइट बच्चों। नाउ व्हाट वी मीन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठो। जितनी भी फनी चीज़ें, मस्ती वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें आपको लगती हैं वो सब नोट करते जाओ। दोबारा इतना डिटेल में शायद आपको पढ़ने को ना मिले। मैंने बहुत अध्ययन किया है बीटेक के टाइम से लेके आज तक। आईआईटी में मुझे बहुत मज़ा आया था, जैसे खूब किताबें पढ़ते थे। तो मैं जो भी आपको दे रहा हूँ उन सबका सब मिला जुला है, तो आप उसको नोट करते रहो, बाद में आपको बहुत मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा बच्चों। नाउ तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, चलिए अब वो देख लेते हैं हम। व्हाट आई मीन बाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है। हम अब जाइए समझो, आप मान लो जैसे भी मार्केट में आम आ गया है ना, मैंगो। सो मैंगो का जो दाम है बच्चों, इसका प्राइस है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला क्वालिटी, तो कितना अच्छा आम है, और दूसरा क्वांटिटी, वो मार्केट में कितना है। ये दो बातें हैं जिससे मैंगो का दाम डिसाइड होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके बच्चों। सो नाउ अब ये सोचो आप कि अगर क्वालिटी हम फिक्स कर दें, मतलब जिस क्वालिटी का आम है वैसा ही रहने दें, है ना। मैं अब क्या बताने वाला हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैंगो का दाम दो चीज़ पर डिपेंड करता है, मैंगो कैसा है और मार्केट में मैंगो कितना है। ओके, तो अगर इन दोनों को हम वेरी करें, मतलब बढ़िया क्वालिटी का आम और खूब सारा आ जाए, तो दाम पे कितना असर पड़ेगा ये निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों वेरी कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कई बात पर डिपेंड करती हैं, तो अगर सबको हम लोग एक साथ वेरी करके समझने की कोशिश करते हैं तो समझने में प्रॉब्लम होती है। इट्स ए रियली वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखो। मान लो उसी क्वालिटी का आम रखो, क्वांटिटी बढ़ा दो। सुबह उठो तो हर तरफ आम दिखाई पड़ रहा है, आपके बेड पर आम है, किनारे आम है, नीचे आम है, ऊपर आम है, हर तरफ आम दिखाई पड़ रहा है, तो आम का दाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर क्वालिटी सेम रहे और क्वांटिटी बहुत बढ़ा दोगे तो आम का दाम बहुत घट जाएगा। मतलब प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। हमने क्या किया बच्चों, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, है ना, पार्टली नॉट कंप्लीटली। हमने क्या किया, जो चीज़, क्या चीज़, प्राइस मैंगो का कई वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था, उसमें सभी को कांस्टेंट रखो, एक को सिर्फ वेरी करो। मीन्स वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग द प्राइस ऑफ मैंगो विद रिस्पेक्ट टू जस्ट वन वेरिएबल। हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बहुत ध्यान समझो बच्चों, जब हम लोग बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं और सिर्फ एक वेरिएबल को वेरी करें, और उस एक वेरिएबल को वेरी करने से उसमें क्या फ़र्क होता है इस बात को ऑब्जर्व करें। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। वी आर पार्शियली differentiating the price with respect to just one variable, keeping all other variables constant। ओके, और इसको बच्चों हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डेल एफ मतलब वो फंक्शन हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मान लो ये मान लो जैसे मुझे देखना है कि क्वालिटी से कैसे वेरी करता है, तो मैंगो क्वांटिटी मार्केट में कांस्टेंट कर दो,
अब सिर्फ इसको वेरी करो, मतलब सिर्फ एक को वेरी करो, बाकी सबको कांस्टेंट करो, और उसके बदलने से वो जो फंक्शन है, वो जो चीज़ है, उसमें कितना फ़र्क पड़ता है वो हमें देखना है। बात समझिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी समझ को अच्छी करेंगे बच्चों। जैसे अच्छा बताऊँ मैं आपको, NCERT में दिया हुआ है सारी बातें जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है और एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने 2018 एडवांस में अच्छा सवाल श्रोडिंगर वेव देखा था, मैंने नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सवाल आ जाते हैं। चूँकि NCERT में दिया हुआ है बहुत ही कंसाइज वे में, अब कंसाइज वे में दिया है तो बच्चों को रटना पड़ता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड तो फिर मामला क्लियर हो जाता है। और ये समझ गए मतलब आपके लाइफ में फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा क्या हो रहा है। ओके, लेट्स डू। बच्चों मान लो कोई फंक्शन है साई जो कि डिपेंड करता है x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर और टाइम के ऊपर। मान लो कोई साई एक फंक्शन है बच्चों, पैरामीटर है। जैसे मैंने कहा ना, दाम, आम का दाम डिपेंड करता है आम मार्केट में कितना है और कैसा है, क्वालिटी और क्वांटिटी। सिमिलरली साई मान लो कोई है, वो x y z t पर डिपेंड करता है। अब मैं जानना चाहता हूँ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको डेल बोलते हैं बच्चों, इट प्रोनाउंस लाइक डेल, DEL, डेल। तो मैं कहूँ वेरिएशन कितना होगा साई में विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ x को वेरी किया जा रहा है, डेल x ऑफ साई, क्या बोलते हैं इसको, डेल x ऑफ साई, वेरिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y z और टाइम, इन सभी को क्या रख लो आप, कांस्टेंट, इनको वेरी ना करो। जैसे क्वालिटी कांस्टेंट रख के सिर्फ क्वांटिटी वेरी करो, दाम चेक करो, क्वांटिटी कांस्टेंट रख के सिर्फ क्वालिटी वेरी करो, दाम चेक करो, वैसे ही। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, dx ऑफ साई, मतलब यहाँ पे इस साई में बच्चों, इस साई में x, y, z और t चारों वेरी कर रहा है, और बताना है कि कितना चेंज आया। बट वंस वी राइट लाइक दिस, इसका मतलब हम सिर्फ x को बदल रहे हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखा। आपको कुछ बात तो समझ में आई होगी, जितना समझ में आ रहा है उसको नोट करते जाओ, बड़ा काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, मुझे फॉलो करो, मैं चमका दूंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को वो बना दूंगा जो आप सपने में नहीं सोचे होगे, बस उस एंड बैठ के मुझे फॉलो करो, राइट। सारे सवाल सूंघोगे और उत्तर आएगा, सूंघोगे, एग्जाम देने जाओगे तो लगेगा तो सब क्या है, नकली क्वेश्चन आ गया, बट जस्ट यू हैव टू फॉलो इट। आप नोट करते जाओ ना बच्चों। तो ये एक बच्चों लीनियर समझ गए आप लोग, पावर में कुछ नहीं होगा, साई के पावर में कुछ नहीं होगा। पार्शियल डिफरेंशियल मतलब डेल साई बाई डेल वट एवर पैरामीटर x y z जो भी रखें, दैट डिस्क्राइब द वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। बच्चों किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम जो भी हैं, अब कहें बड़े के लिए क्यों नहीं, बड़े केस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत मीनिंगफुल नहीं होता है, होल्ड तो करता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। तो बच्चों इन्होंने एक ऐसा इक्वेशन दिया जिससे हम लोग एक साई को लेकर के एक इक्वेशन बनाते हैं, वो इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के सारे बिहेवियर को बताया जाता है। मतलब वो जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी मतलब अनसर्टेनिटी के साथ में उसकी बातें करता है, अनिश्चितताओं के साथ में उसके विषय में बताता है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि श्योर वैल्यू बताएगा, इट विल जस्ट गिव यू आइडिया, ग्लिम्स अबाउट कि क्या वेलोसिटी आसपास हो सकती है, उसके पोजीशन के विषय में आइडिया देता है, उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये बच्चों आप जान चुके हैं कि ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को लेके आता है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को लेके आता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग को लेके आता है। यह इक्वेशन ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, देखो, जबकि बोर साहब क्या बोलते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर काटेगा। मैं आपसे यही तो कह रहा था कि इक्वेशन कर क्या रहे हैं, यहाँ चक्कर काटेगा रेडियस r पे वेलोसिटी v से, हम रेडियस r निकाल लेते हैं r नॉट n स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी v निकाल लेते हैं v नॉट z बाई n। बट ये इक्वेशन कहता है कि ये सब गलत है,
तो ये संभावना की बात करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग की बात करता है। आतंकवादी इस इलाके में पाए जाएंगे इसकी बात करता है, पाए जा सकते हैं, इनके पाए जाने की संभावना यहाँ पर इतना %, यहाँ पर इतना %, नॉट 100%। ओके बच्चों, नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चलिए थोड़ा देखिए आप। मैं भी आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ बच्चों, ये वीडियो ये GIF जो है थोड़ा ध्यान समझना, मैं आपको बताऊंगा कैसे काम कर रहा है। ओके, कैसे इक्वेशन दिया जा रहा है, और ध्यान देना यहाँ पे वेव और पार्टिकल, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वाई वेव? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, इट इज क्वाइट एज्यूम्ड, ये सबको पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब हम वेव को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर वेव को भी कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन को वेव माना जा रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वेव और पार्टिकल दोनों माना जा रहा है, वेव को जोड़ दिया जा रहा है, बिकॉज पार्टिकल तो सब लोग मानते ही हैं। ये वीडियो देखो बच्चों, आप GIF देखो, देखो जैसे चक्कर मार रहा है, सिर्फ इसको, इस डब्बे को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस डब्बे में जो उसकी पोजीशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन देखो जा रहा है इस डब्बे में जो उसकी पोजीशन आ रही है, इस डब्बे में उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। यू कैन सी, आप देख सकते हो ये वेव बिहेवियर है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खुद क्या होता है? पार्टिकल। तो पार्टिकल तो है, और उसका मोशन कैसा है बच्चों? वेव बिहेवियर। बट इट इज़ नॉट सो सिंपल, इतना आसान नहीं है। ये आपको एक आइडिया जरूर दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मजा आ रहा है आप लोगों को? आना चाहिए। नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो दिया गया बच्चों, दिस इक्वेशन इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बता चुका हूं मैं आपको, नोन एज वेव इक्वेशन विच सर्व एज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेव्स। ये इक्वेशन हमको एक मैथमेटिकल मॉडल देता है। जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम लोग बच्चों मैंने आपसे एक बात कही थी, बहुत गौर सुनना मेरी बात को, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा फोकस करो। अब जरा गौर समझना मेरी बात को। अगर हम लोग जैसे मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करते हैं, राइट, और हम चूंकि यहाँ एक्सपीरियंस रख नहीं पाते हैं, हम यहाँ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर इस मार्कर को मैं ऊपर उछालूं तो बार बार मेरे हाथ में ही नहीं आएगा, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चल रहा होगा तो, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है इसलिए मेरे हाथ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की तरह होता तो उसका उड़ जाता, उसका कहीं और चला जाता। तो एक ही एक्सपेरिमेंट का सेम कंडीशन में सेम रिजल्ट नहीं मिलता। तो एक्सपीरियंस कैसे होता है? एक्सपीरियंस तो हैबिट से होता है। भाई मुझे एक्सपीरियंस है कि रोज़ सुबह सूरज उगते हैं, शाम को डूबते हैं, क्यों? मैंने बचपन से ही देखा है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें रिपीट नहीं मारती हैं। इसलिए यहाँ मैथमेटिकल मॉडल दिया जाता है, बिना इमोशंस के, बिना कनेक्शन के, बिना एक्सपीरियंस के, सिर्फ जो चीज़ें हो रही हैं उन अनसर्टेनिटी को लेते हुए तो एक मैथमेटिकल मॉडल दिया जाता है। तो बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ वेव्स या मूवमेंट ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, उनके मोशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma, न्यूटन साहब ने इक्वेशन दिया, या और बहुत सारी चीज़ें इससे डराइव हुई, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, या व्हाटसेवर आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा। जैसे फिजिक्स में हम लोग ये सब चीज़ों को क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। इसको फेंको तो इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, बॉल उछालो उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए, या चिड़िया उड़ती है, या हम स्विमिंग करते हैं, उन सब बातों को जानने के लिए। वैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बच्चों दिया जाता है क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम मतलब एटम, मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक, एटम के अंदर वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो चाहे फ्री हो, चाहे बाउंड हो, चाहे लोकलाइज्ड हो, चाहे डिलोकलाइज्ड हो, उनके विषय में जानने के लिए। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग इन सभी का यूज करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं क्वांटम सिस्टम के सारी चीज़ जानने के लिए। क्वांटम सिस्टम मतलब बच्चों एटम, मॉलिक्यूल और एटम के अंदर की छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। नाउ फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितने टाइप का होता है बच्चों? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता एक ही टाइप का है ना। उसको अलग अलग के लिए अलग अलग रूप में प्रेजेंट करना होता है। जैसे थोड़ा और मैं बताता हूँ आपको। मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक तरीके से भविष्यवाणी करता है,
जैसे मैं ये जो साई है बच्चों ना, जिसकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ अभी, ये बताया आपको कि 4 डायमेंशनल है, ये 4 डायमेंशनल है, ये 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। कौन? एक्स, वाई, जेड और टाइम। ये एक्स, वाई, जेड ये पोजीशन वेरिएबल्स हैं और ये टाइम वेरिएबल है बच्चों। तो 4 वेरिएबल्स हैं। मतलब आपको अगर मैं क्वांटम पार्टिकल हूँ, वैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स तो सबके ऊपर अप्लीकेबल है, सभी के ऊपर, लेकिन मेरे विषय में जानने के लिए न्यूटन्स लॉ लगा लो, बेहतर है। वो आसान है, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मेरे में इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, बट ये सब में एप्लीकेबल है। बच्चों आपको पता करना है कि 40 साल बाद, आफ्टर 40 ईयर्स, मेरे एक्स, वाई, जेड की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी मतलब क्या होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है। तो इसको सॉल्व करिए और जो साई का वैल्यू आएगा उससे मालूम चल जाएगा। ओके, सो ग्रेट ना। ये भविष्यवाणी करता है, ये भविष्यवाणी करता है इलेक्ट्रॉन के विषय में कि इलेक्ट्रॉन इतने टाइम बाद कहाँ पाया जा सकता है, या पहले का भी जब टाइम इतना था तब कहाँ था वो इलेक्ट्रॉन, उसके एक्स, वाई, जेड की वैल्यू क्या थी। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग टाइम को कांस्टेंट कर दें। एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन अभी राइट नाउ इलेक्ट्रॉन का अलग अलग पोजीशंस पे क्या प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की। जैसे अभी आज के दिन मेरे घर पे पाए जाने की, मेरे यहाँ पाए जाने की, मेरे कहीं और पाए जाने की कितनी संभावना है अभी राइट नाउ। तो टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट, टाइम वेरिएबल नहीं है। या मैं कहूँ कि टाइम को वेरी करो और पोजीशन को बताओ, अभी 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद। तो टाइम या तो हम वेरिएबल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हमारे कोर्स में टाइम को कांस्टेंट मान लिया गया है ताकि आसान बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी ये 11th के बच्चे, उनको ज़्यादा वेरिएबल ना दिया जाए। बट मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊंगा टाइम डिपेंडेंट, थोड़ा आपके अंदर इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए। कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उसको देख के झूम जाओगे। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ बच्चों, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, ओके, लेकिन अलग अलग सिस्टम के लिए। जब मेरे लिए काम करोगे तो मेरे वेरिएबल्स अलग हैं, मेरी एनर्जी, मेरी सोच, मेरी हाइट, मेरा मास, मेरा एनर्जी अलग है, दूसरे के लिए अलग होगा, चींटी के लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। तो डेफिनेटली वो इक्वेशन का फॉर्म्स क्या होगा? बदल जाएगा। और अब उसको 2 रूपों में पढ़ते हैं हम लोग, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये क्यों पढ़ते हैं? टाइम डिपेंडेंट मतलब अलग अलग टाइम को भी वेरी कर रहे हैं, और टाइम इंडिपेंडेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग पोजीशंस पे अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ। ओके, सो लेट्स सी बच्चों, ये टाइम डिपेंडेंट है और ये देखो इक्वेशन है IH बार, या इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। याद है मैंने आपको बताया था रिड्यूस्ड, मतलब ये जो आज की क्लास है ना, आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो कभी भी, तो जब किसी को बताओगे ना आप कि आप श्रोडिंगर के विषय में इतना कुछ जानते हो, तो वो दंग रह जाएगा, खड़ा होकर सैल्यूट करेगा कि यार इतना कैसे जानते हो। इट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं होता, बस फॉर्मूले लेके भाग जाते हैं वो, तो आपको मालूम चलने वाला है। ठीक है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपको सिखा पाया तो एच कट है बच्चों, ये है ना। तो एच कट की वैल्यू होती है या एच बार या रिड्यूस, इसकी होती है h/2π। ओके, सो आई, अब आई क्या है बच्चों? ये आई जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं बच्चों आयोटा बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है √-1। अब कहोगे सर √-1 होता है क्या? अभी मैं से पढ़ लेना, होता है तभी तो मैंने लिखा है भाई कि आई एक अलग कोऑर्डिनेट है, इसको आयोटा बोलते हैं बच्चों। इट्स √-1, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है। क्लियर बच्चों, इसको आयोटा बोलते हैं जी। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, और इसीलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी, कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ किया गया, कॉम्प्लेक्स मतलब आई का यूज़ किया गया है। ठीक है, नोट करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं ये सब। नाउ ये एक इक्वेशन है बच्चों, पता है NCERT में इसकी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा 2018 में सवाल आया था IIT में, और नीट में कई बार आ चुका है ना। सी बच्चों, इक्वेशन है ये
आई एच बार डेल डेल टी। देखो यहाँ टाइम डिपेंडेंट है, ये पार्शियल डिफरेंशियल है किसका, साई। साई क्या बच्चों, वेव फंक्शन आर टी, दिस इज इक्वल टू एच। ये देखो इसका मतलब बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर। ओके, अभी हम लोग सिर्फ नाम जानना है, और साई आर टी। ओके बच्चों, अभी आपको सिर्फ नाम जानना है, क्या क्या है वो जानना है, इसके विषय में बहुत सारी बातें बाद में करनी है। इस H को बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आज आपको थोड़ा समझा दूंगा कि क्या होता है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर क्या है वो बता दूंगा आपको मैं। H एक मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया है बच्चों, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने बीटेक में पढ़ा था IIT में, राइट। सो नाउ आरटी, साई वेव फंक्शन हुआ। ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। ओके बच्चों, नाउ ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना बच्चों, चलिए मैंने तो आपके लिए ऐसे लिख दिया है, ये तो वैसे यहाँ लिखा ही हुआ है ना। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना, ये क्या चीज़ है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ऐसा चीज़ है जैसे कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं अपने। जैसे मान लो यहाँ 4 है और ये 3 है, यहाँ एक ऑपरेटर लगाया मैंने, मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया 12। दिस इज एन ऑपरेटर, एक सिंपल ऑपरेटर है। मैंने कहा 4 है 3 है, मैंने ऑपरेटर लगाया प्लस, आंसर क्या है बच्चों 7। 4 है 3 है, बीच में लगाया माइनस, क्या हुआ 1। दिस माइनस इज एन ऑपरेटर। तो वैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि श्रोडिंगर साहब खुद ही इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। सो फनी ना अगेन। तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने बहुत दिमाग लगाया। तो इनमें से एक है हैमिल्टोनियन साहब, उन्होंने एक ऑपरेटर दिया, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब कुछ बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑपरेटर क्या होता है, जिसको लगाने से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टीप्लाई करता है 4 3 टाइम्स, मतलब 4 4 4 कितना आ गया 12, तो मल्टीप्लाई कर दे रहा है। सिमिलरली दैट वाज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो उसमें कुछ चेंजेस लाता है, राइट, ऑपरेट करता है। तो यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लाई है, करता क्या बच्चों, जिस सिस्टम के लिए हम लोग, समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को, जिस सिस्टम, जैसे आप सीख गए कि H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा। ये एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये क्या करता है, ये जिसके लिए सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को ऑपरेट करता है। देखो क्या लिखा है, और कैसे अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रखता है। तो टोटल एनर्जी के ऊपर ऑपरेट करता है फॉर डिफरेंट स्टेट, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल, फॉर डिफरेंट टाइम। इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, इट कैरेक्टराइजेज द टोटल एनर्जी ऑफ एनी गिवन वेव फंक्शन। किसी, ये वेव फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। बोर साहब ने जो ये बताया था ना, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, या इनको क्या बोलते हैं हम लोग, शेल। लेकिन जो साई है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। क्यों ऐसा बोलते हैं बाद में बताऊंगा, अभी बस सुनते जाओ आप, ठीक है। तो इसी को हम लोग वेव फंक्शन ही बोलते हैं। तो इसकी टोटल एनर्जी, तो H जो है कैरेक्टराइजेज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब बच्चों, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग V से या मोर जनरली U से डिनोट करते हैं, U से, लेकिन यहाँ पर आपको V से मिल जाएगा एक्सप्रेशन में। ओके, तो ये समझ लेना। तो टोटल एनर्जी वेव फंक्शन का एंड टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब इस साई के अलग अलग सिचुएशन, मतलब पोजीशन, टाइम पर अलग अलग टोटल एनर्जी की जो वैल्यू जाती है, उसको H जो है कैरेक्टराइज करता है, एंड H इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब मुझे इतना डिस्कस तो नहीं करना है इसको, थोड़ा तुम्हें दिखा देता हूँ। जानते हो मेरा क्या मानना है, जैसे मैं भूटान कभी नहीं गया था, राइट, कभी नहीं गया था। लास्ट टाइम मैं भूटान गया, मैं सुना था बहुत शांत प्रिय देश है, बहुत खूबसूरत है। मैं सब कुछ पढ़ा था उसके विषय में, मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था उसको लेके। पॉपुलेशन बहुत कम है, लोग बड़े प्यारे हैं, वहाँ हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ राजा होते हैं, वहाँ भी प्रधानमंत्री भी नियुक्त होने लगे हैं। बट जब मैं वहाँ विजिट किया, घूमा, देखा ना, तो मैं वही जो जानता था
वही देखा वहाँ पर, लेकिन देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मुझसे कोई भूटान की बातें करेगा, मैं लास्ट ईयर गया था, तो आई कैन एक्सप्लेन मोर ब्यूटीफुली, मोर कॉन्फिडेंटली। यद्यपि वही सारी बातें जो मैं पहले जानता था वही देख के आया हूँ कि वो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ राजा होते हैं, गरीब देश है लेकिन खुशहाल लोग रहते हैं। पहले मैं सिर्फ पढ़ा था, अब देख लिया। वैसे ही आपको जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, तो आप देखने के बाद थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा ये है वो, ग्रेट, देखो देखो बच्चों, ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कुछ खतरनाक सी चीज़ है ये सब, है ना। ये जो न्यू है बच्चों ना, न्यू, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, जिसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। रिड्यूस्ड मास, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। ओके, बस तुम नोट कर लो। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर, डेल डेल डेल। ओके, इसकी बातें मैं भी करने वाला हूँ, इसकी बातें करने वाला हूँ आपसे। ये रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट समझ में आया आप लोगों को। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। मैं सिर्फ इसका अलौकिक दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। दर्शन सिर्फ देख लो। किसी को बताओगे तुम मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखा हूँ ना, तो नहीं, कहाँ मैं देखा हूँ, ऐसा होता है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। वो क्या है, ये तो बीटेक हायर सिलेबस से पढ़ना होता है, अगर आपको पढ़ना होगा तो। ओके बच्चों, सो ये बच्चों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हुआ, ठीक। चलिए नाउ फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अभी देखो आप, ये देखो मजेदार, वाओ। पहले एक बात ध्यान सुनो, ये जो दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही वंडरफुल है, खाली तुम्हें देखना है और मजे लेना है कि अच्छा ऐसा होता है क्या, और सरप्राइज करना है, राइट। ये न तुमको एग्जाम में आएगा, न बताना है, न सीखे, बट इसको जानने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को समझने की आप बढ़ जाओगे। जैसे मैंने भूटान की बातें किया, लेट्स सी, देखो ये क्या है बच्चों, वेव फंक्शन है, लाल वाला वेव फंक्शन लाल वाला है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये है ना। और जो ये ब्लू वाला है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ब्लू वाला जो बच्चों है, ब्लू वाला, वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बता रहा है, प्रोबेबिलिटी P बता रहा है। और ये जो ब्लैक वाला है, ये पोटेंशियल फंक्शन को दिखाया है, पोटेंशियल एनर्जी को x के साथ में दिखा रहा है। इधर x है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिया गया है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिसमें साई जो है सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा हो और टाइम पर, मतलब x y z तीनों नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता और ये झूमने लग जाता। देखो जरा ध्यान से बच्चों क्या हो रहा है, इधर देखो साई है, ये साई हो गया, है ना। और है ना, ये x की वैल्यू है -3 -2, और ये उसके वेव फंक्शन, लाल वाला वेव फंक्शन, देखो वेव फंक्शन है, लाल वाला वेव फंक्शन है ना। अलग अलग टाइम पर वेव फंक्शन एक ही पोजीशन पे चेंज हो रहा है। वेव फंक्शन मतलब ऑर्बिटल, है ना। इसी से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है ना। तो बच्चे जो लाल वाला है ना, रेड वाला, ये क्या है, उसका वेव फंक्शन, ये साई है, ठीक है, साई है रेड वाला। ये देखो और मजे लो, लाइफ टाइम टाइप का अचीवमेंट है बच्चों। ये जो ब्लू वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन के, देखो अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव हो सकती है क्या। मैं कहूँ कि आतंकवादियों के पाए जाने की संभावना वहाँ कितनी होगी, -20% नहीं यार, 0 होगी, 100% होगी, बीच में कुछ होगी ना। देखो ये जो ब्लू वाला है प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा ऊपर है, ये नीचे नहीं है। लेकिन साई की वैल्यू देखो, साई नीचे ऊपर सब कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ओके, और पोटेंशियल Vx जो है पोटेंशियल है, कौन सा, ब्लैक वाला, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब कहोगे सर ग्राफ कैसे आया, ये तो मैं अंदर ही बताता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता ग्राफ कैसे आया है, ये मास्टर से पढ़ना होता है। और ये सिर्फ इसी को पढ़ना होगा, एटॉमिक फिजिक्स, तब किसी को बताना मत है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो आपको सिर्फ ग्राफ दिखा रहा हूँ कि वो समझो कि अच्छा ये वैल्यू जैसे वेरी कर रही हैं। देखो वेव फंक्शन साई है बच्चों, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, देखो ये निगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव है। सी यू कैन सी, ये ब्लू वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। देखो ब्लू वाला है, संभावना चेंज हो रहा है। यू कैन सी कि एक ही पोजीशन पे अभी संभावना कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, क्यों, टाइम बदलने के साथ में, टाइम बदलने से इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या हो, चेंज हो जा रही है ना। और ये है एनर्जी। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब एक और दिखाता हूँ आपको, दूसरा वाला सी,
ये क्या है ना बच्चों, ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन का है, एक ऐसा जिसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो। इसके पहले जो देखा था आपने, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसका है। जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है सी। सेम चीज़ें हैं। रेड वाला क्या है, वेव फंक्शन है, ब्लू वाला प्रोबेबिलिटी है, और ब्लैक वाला पोटेंशियल एनर्जी है। कैन सी, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है। वाह ग्रेट। ये देखो भागा, ये क्या भागा, उसका प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों। बाय द वे कितना खूबसूरत पिक्चर आ रहा है ना। तो अभी आपको सिर्फ ये मालूम चलना चाहिए कि अच्छा ये मूविंग होता है, ये अलग अलग टाइम पर एक ही पोजीशन बदल सकता है, और साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसकी चर्चा हम करेंगे बच्चों आपसे। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ टाइम इंडिपेंडेंट, ये जो नीचे आ रहा है ये उस सॉल्यूशन से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू निगेटिव पाई गई। अब वो निगेटिव क्यों पाई गई, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। सो इट्स नॉट, वी कुड नॉट डिस्कस हियर ऑल दोज थिंग्स। तो ये रेड मतलब वेव फंक्शन, इसकी वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, तो अलग अलग टाइम पर अलग पाया गया, और यहाँ पे वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव सब हो रहा है, ठीक है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। चलिए नाउ टाइम इंडिपेंडेंट। अब ये इक्वेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कहा गया है एनसीईआरटी में, ये डिक्टो ही दिया, आपने शायद पढ़ा होगा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एक वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। ओके, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको साई के ऊपर ऑपरेट करो, है ना। इसके टोटल एनर्जी को अलग अलग सिचुएशन में डिफाइन कैरेक्टराइज करता है, राइट। तो ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई होता है। एंड ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए बच्चों, तो यहाँ आता है ई फॉर टोटल एनर्जी। इतना सिंपल दिख रहा है, ये एनसीईआरटी वालों ने इसलिए लिखा कि 11th के बच्चों को देखने में सिंपल लगेगा। इतना सिंपल है नहीं, आपको पता है कि ये ऑपरेटर बहुत बड़ा है ना, याद है ना आपको, सब इतना बड़ा सा लिखा गया था, और वो सब अपने आप में बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी चर्चा हमको नहीं करनी है, कुछ टुकड़ों में आपको बताऊंगा। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई के ऊपर किया गया। ये ई क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैरेक्टराइजेज टोटल एनर्जी ऑफ द वेव फंक्शन साई फॉर डिफरेंट सिचुएशन। तो इसके टोटल एनर्जी को अलग अलग सिचुएशन में समझाता है कौन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर बच्चों, ये एक सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइम की चर्चा नहीं की जा रही है, ठीक है। अच्छा, लिखा भी है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम साई। नाउ टाइम इंडिपेंडेंट, ये पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था, अभी इसको हटा दिया गया है। ये सबसे सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा भी कहाँ से निकल के आया, थोड़ा आपको बताऊंगा भी। आज की क्लास में इतना टाइम नहीं है, बट लिल भी टाइम मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं जब क्लास खत्म करूँगा, मैं 3 लेक्चर पढ़ाऊँगा इसके ऊपर, 2 लेक्चर पढ़ाऊँगा, तो यू विल बी इन पोजिशन टू रिस्पॉन्ड न्यूमेरस क्वेश्चन। कम से कम IIT के A से लेके Z लेवल तक, एडवांस मेडिकल के सारे लेवल तक के सवाल को आप यूँ सॉल्व करोगे। वो खुद ही इतना डिटेल में नहीं पूछते, डिटेल में आपको बता चुका हूँ, राइट। तो नाउ यू विल बी कॉन्फिडेंट। ओके बच्चों, ये देखो इक्वेशन, समझो इसको। ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं डेल टू साई, इसकी चर्चा करूंगा आपसे, प्लस इसको डराइव भी करेंगे हम लोग, 8 पाई स्क्वायर m बाई h बार स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, यहाँ से अगर E को बाहर निकालो आप, देखो हो जाएगा E माइनस वी, है ना, इज इक्वल टू, मतलब क्या करना है आप ध्यान समझो। मैं E को अलग करना चाह रहा हूँ, तो पहले आप इनको दोनों को अलग कर लो, तो हो जाएगा डेल, देखो तो ध्यान देना आप, डेल टू साई इज इक्वल टू माइनस या प्लस कर लो 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर v माइनस ई साई। ओके, बोलो यस नो। ये इधर उधर किया तो ये उल्टा कर दिया मैंने, बाय द वे। अब इसको डिवाइड कर दो, ये डेल टू साई ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, h स्क्वायर बाई
8 पाई स्क्वायर m। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बेसिकली, अभी है ना, बस मेरा साथ देते रहो। इज इक्वल टू v माइनस ई। ओके, अब क्या करो, e को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, जस्ट डू इट। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खाली दाएं बाएं कर रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, E इज इक्वल टू, ई को इधर कर, E मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू v माइनस डेल टू साई h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ऐसा h है ना, 8 पाई स्क्वायर m, ये है। ओके बच्चों, 8 पाई स्क्वायर m। ओहो, क्या छूट गया यहाँ पर, साई छूट गया। ओके, e माइनस वी साई था ना वो, साई छूट गया। बच्चों देखो ध्यान से, ये जो है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो टर्म है ना टोटल, ये काइनेटिक एनर्जी है माइनस साइन के साथ, ये पूरा प्लस हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये टोटल एनर्जी है, और इसके अलावा बाकी जो टर्म हैं वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हैं, और वो इस पे बिलीव कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम डेराइव करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। अभी मैंने क्या किया बच्चों, फिर ध्यान सुन लो, मैंने इस E को बाहर निकाला और लिखा E इज इक्वल टू V प्लस एक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया था। बहुत सिंपल समझा करो कि इस चीज़ को समझने के दो अप्रोच होते हैं, एक घुस करके, दूसरा ऊपर से। दोनों का महत्व है, ऊपर से देखते हैं तो आइडिया लग जाता है, और घुस से करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने क्या किया था बच्चों, इसको अभी समझो आप, इस E को अलग किया और लिखा V, हमने इस E को अलग किया और लिखा V प्लस एक एक्सप्रेशन लिखा। तो V मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और जो एक्सप्रेशन आएगा होगा काइनेटिक एनर्जी, और E मतलब है टोटल एनर्जी। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन साई वेव फंक्शन की टोटल एनर्जी को लेके बनाया गया है, और इस एक्सप्रेशन से बहुत सवाल पूछे जाते परीक्षाओं में, इसलिए मैं इसको लेके आया। मैं इसको प्रूव भी करूँगा आपके लिए। नाउ अब जरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस वन। तो कहते हैं जैसे बच्ची देख रहे हैं आप मूव कर रही है, तो यहाँ पर ये से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, क्या बन गया अब इसका, यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अभी मूव नहीं कर रही है, जीरो, बट इधर क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स सी वंस अगेन। देखो अभी मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, यहाँ मोशन जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर दोनों था, यहाँ सिर्फ वही बचा। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मूव कर रही थी तो दोनों था उसमें, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों था। यहाँ दोनों है। जब यहाँ आ गई तो उनका काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गया, अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। यस, सो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी बात को, इसको इलेक्ट्रॉन के केस में यूज करके उस इक्वेशन को डराइव किया गया है। नाउ बच्चों पूछा गया व्हाट इज वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन है क्या चीज़, तो ये वेव फंक्शन जैसे हम लोग बोर्स इक्वेशन में ऑर्बिट होता है बच्चों, वैसे ऑर्बिटल है ना। तो वेव फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन या एटॉमिक ऑर्बिटल इसको बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे साइज की वैल्यू हो सकती हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ओके, तो ऑर्बिटल्स क्या हैं बच्चों, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स, है ना। तो जब हम क्वांटम इक्वेशन की बात करें बच्चों, तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, कैसे, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। ये समझते हैं आप, क्वांटाइज्ड मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। अगर कहीं भी चला गया तो फिर क्वांटम किस बात का रहा हो। क्वांटम मतलब या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अलाउड एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड या अलाउड एनर्जी लेवल्स। ओके, हर जगह नहीं रहेगा। तो बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए साई की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, और उन्हीं में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा सकता है। आप सोचोगे साई निकालें कैसे, मैं फिर से बोल देता हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके साई की वैल्यू आती है, और साई की वैल्यू आती है और एनर्जी की वैल्यू आती है।
कि अगर psi1 होगा तो उसकी एनर्जी E1 होगी, psi2 होगा तो उसकी एनर्जी E2 होगी। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए psi की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब कई ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर उसकी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर उसके पाए जाने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा। तो psi क्या है बच्चों, psi एक वेव फंक्शन है। psi इलेक्ट्रॉन की सारी विशेषताओं को लेके आया। psi की वैल्यू मालूम कैसे चलती है हम लोगों को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो psi की वैल्यू मालूम चलती है। ओके, psi मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे, psi मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, psi मतलब ऑर्बिटल वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे psi की वैल्यूज हो सकती है। व्हाट इज वेव फंक्शन, तो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो देखो आप फंक्शन क्या होता है। जैसे बच्चों ये y इजकल टू x एक फंक्शन है, तो यहाँ 2 रखो तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 रखोगे 3 आ जाएगा, 4 रखोगे 4 आ जाएगा, 5 रखोगे 5, क्या है, फंक्शन है। y इजकल टू x स्क्वायर, देखो एक फंक्शन हुआ, यहाँ जो रखोगे उसका स्क्वायर कर देगा तो 5 और 25 कर देगा, ये पैराबोला हुआ, एक फंक्शन है। फंक्शन चीज़ों को मतलब अपना जो भी करना हुआ, जो भी ऑपरेट करना हुआ कर देगा, राइट। तो फंक्शन जैसे देखो ये बंदा जो है खाया उसको निकाल दिया, तो फंक्शन इज लाइक समथिंग, यू नो, फंक्शन लाइक समथिंग कि उसमें ये है कुछ एक ऑपरेटर बनाया गया है, उसमें कोई चीज़ डालोगे तो एक पर्टिकुलर चीज़ वो बाहर निकाल देगा जो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, जैसे मैंने कहा y इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें अगर आप x की वैल्यू जो भी डालोगे तो y वैल्यू दे देगा आपको, तो वही फंक्शन दिखा रहा आपको। फिर से आप देखो देख सकते हो वेव फंक्शन क्या होते हैं। देखो ये बंदा जो खाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उल्टी कर देगा, ठीक है ना, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उल्टी कर, तो 2 खाया, अब जो उसका है उल्टी कर दिया, x+3 फंक्शन है। समझ गए आप लोग, फंक्शन क्या होता है मैंने तभी बताया आपको। मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3। तो ये एक फंक्शन हुआ, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y को हम फंक्शन बोल रहे हैं। समझ में आया आपको। देखो मैं तुम्हें बताऊं, लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे पढ़ाते हैं, लोग लिखते हैं कि बच्चों ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। लोग ये बताते ही नहीं, तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। मैं व्हाट इज वेव फंक्शन, ये साई क्या चीज़ होता है, बहुत गौर सुनो। देखो ये x है और ये साई x है, इलेक्ट्रॉन इस x पे चक्कर मार रहा है ना, इस पे चक्कर मार रहा है, ये इस पे चक्कर नहीं मार रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर नहीं मार रहा है, नहीं, नो, इलेक्ट्रॉन तो x पे चक्कर मार रहा है। तो फिर ये क्या बता रहा है आपको, तो ये बता रहा है ये फिजिकली इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बता रहा है, इससे फिजिकली डायरेक्ट कोई मतलब नहीं निकलता है, वेव फंक्शन से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन इसका यूज करके हम इसको जब मॉड साई स्क्वायर करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। एनसीईआरटी में फोटोन का मास कैलकुलेट किया गया है। अभी कह रहे तो मासलेस क्यों बोलते हैं, तो इसका मास नेग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई इट्स मासलेस। एनसीईआरटी में एग्जांपल में देखिए फोटोन का मास कैलकुलेट किया है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, चलो फिर से देखो यहाँ आओ, छोड़ो अब मैं चैट थोड़ा कम देखता हूँ, फोकस करो बच्चों। देखो ये x की वैल्यू है, मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम मान के चल रहे हैं सिर्फ x वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है बच्चों, ओनली x इज द वेरिएबल, मतलब y z और t को वेरिएबल नहीं मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर मारे जा रहा है, ठीक है, यूं x पर, y इधर नहीं जा रहा है, नो, ये इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, सिर्फ x पे जा रहा है बच्चों। मतलब साई पर ये क्या है, साई है, y एक्सिस पे साई है, x पे इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। फिर साई क्या बता रहा है, साई फिजिकली इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट कुछ नहीं बताता है। तो हम क्या सीखे, है साई हैज नो फिजिकल मीनिंग फिजिकली, जैसे कोई किसान हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी ना हो, हैं, आप में किसी की माँ बाबूजी ऐसे हो सकते हैं, तो उनका बेटा या बेटी पढ़ के बड़ा अच्छा सीख रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन दिमाग लगा रहा है, फॉलो कर रहा है। मैंने कहा कि बस तुम कुछ चीज़ों को जान जाओ, समझ जाओ, उनके नाम सुन जाओ और थोड़ा आइडिया डेवलप कर लो, और वो कर रहा है या कर रही है। तो कोई बोले कि अरे उसकी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसकी माताजी पढ़ी नहीं है, उसके पापा पढ़े लिखे नहीं है, तो डायरेक्ट
उसके पापा या उसकी माँ के नॉलेज से उसके नॉलेज का मतलब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उन लोगों का होना, उन लोगों का रहना, उन लोगों का आचार विचार अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। समझ गए हैं क्या बोला? तो साई डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को कोई फिजिकल मीनिंग नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब एक क्वांटिटी बच्चों जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, मॉड साई स्क्वायर, ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नोट कर लेना है, साई हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। डायरेक्टली साई वेव फंक्शन, ऑर्बिटल कोई भी फिजिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का नहीं देता। वो न उसका पाथ बताता है, न ट्रेजेक्ट्री, न कुछ भी नहीं। पाथ तो मालूम ही नहीं चल सकता हमको कभी भाई। हाँ, बट मोड साई स्क्वायर उससे क्वांटिटी निकल के आती है जो बताती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पाए जाने की संभावना इस कमरे में कितना है, तो इस वॉल्यूम में मेरा संभावना, तो मेरे पाए जाने की संभावना बटे दिस वॉल्यूम, तो मैं इस वॉल्यूम मेरे पाए जाने की संभावना, तो मैं मेरी प्रोबेबिलिटी बाय दिस वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास बटे वॉल्यूम। ओके बच्चों, सो ये मॉड साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो साई की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकती है। तो साई कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ना 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 ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए साई की वैल्यू कभी, साई कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। देखो मोड साई स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बटे वॉल्यूम बता रहा है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरे को बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। इसका डिस्कशन हम लोग आगे डिटेल में और करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से देखो इसको, ये इसमें चक्कर मार रहा है, इसमें चक्कर नहीं मार रहा है। ठीक है, इसमें चक्कर नहीं मार रहा है, ये तो एक्स पे जा रहा है, वाई जेड तो इसमें है ही नहीं। तो ये साई भी सिर्फ एक्स पर है, तो ये क्या बता रहा है? चक्कर तो इधर मार रहा है, ये क्या बता रहा है? तो कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन के विषय में डायरेक्टली कुछ नहीं बता रहा है। नो फिजिकल मीनिंग, राइट? तो है ना, ये क्या है? कुछ नहीं है फिजिकली, कोई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। लेकिन मॉड साई एक्स स्क्वायर जो है, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ गई। इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, बट उसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? पॉजिटिव। मेरी बात समझ, देखो ये नेगेटिव है कि नहीं? देखो ये साई है, ये साई है, ये साई है जो कि वाई एक्सिस पे है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है? कुछ नहीं, फिजिकली कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? अब देखो, अब समझ में आना चाहिए आपको। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये मत समझना कि साई बता रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर चक्कर मार रहा है। ठीक है, ये साई चक्कर इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हम लोग ऑर्बिट पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, तो लोग सोचते हैं ऑर्बिटल में भी चक्कर मारता है। नहीं यार, ऑर्बिट, ये देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव। क्यों? प्रोबेबिलिटी है ये। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं मारता। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता तो फिर तो कंफर्म हो गया ना यार, तो फिक्स हो गया, वो तो सर्टेन हो गया, तो पूरा कवायद ही खत्म कर दिया आपने, तो फिर है ना बच्चों। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको देखो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ है, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0। यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत ज़्यादा। यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम है। प्रोबेबिलिटी है, देखो पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ 0। ये इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं पाओगे आप, समझ में आया? तो वाई एक्सिस से क्या दिखा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये एक सवाल आप लोग कर लीजिए आखिरी में। मुझे उम्मीद है आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मैं समझाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, अगली क्लास समझाऊंगा। अभी आपको अगर आप पढ़ते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आप एनसीईआरटी, थोड़ा आपको मज़ा आएगा, पढ़ने का मन करेगा। और जितना डिटेल में मैंने बताया आपको, इतना डिटेल में आपको जब किसी को आप बताओगे ना तो दंग रह जाएगा, अरे यार इतना इसको कैसे पता है। बिलीव मी, इवन जो बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं उनको बहुत कम आइडिया इतना हो पाता है। उन्हीं को आइडिया होता है जिनको डीप इंटरेस्ट होगा इसमें। और मैं इसलिए पढ़ा हूँ कि एनसीईआरटी में सब दिया है, बट बहुत कंसाइज दिया है, और जितना बता दिया उतना जानने के बाद पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा।
सी। तो क्वेश्चन बच्चों, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। ये भी एक सवाल कंपटीशन में आ चुका है, आप लोग इसको ट्राई करो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि बहुत बार मुझे खुद ही, जब मैं पढ़ाई किया था, आईआईटी की तैयारी किया था, तो मेरे टीचर ने, मुझे याद ही नहीं है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाया भी है। वो इसका बस नाम लिखे, कुछ कुछ ये बताइए, छोड़े चले गए। क्वांटम में पढ़ाना शुरू कर दिया, इसको लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। बट इससे बहुत ज़्यादा सवाल आईआईटी और मेडिकल में दोनों पूछे जा रहे हैं। आईआईटी में थोड़ा घुस के पूछता है, मेडिकल में उसके साई वही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद आपको पूरा मन करेगा समझने का और आपको जानने की इच्छा होगी, एटलीस्ट आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, आप कनेक्ट हो जाओगे और आप जो नोट्स बनाए उसको दोबारा पढ़ोगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे और फिर से वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, आई बिलीव, और मैं लास्ट 15 सालों से कर रहा हूँ, तो आई हैव कॉन्फिडेंस ओवर इट। मेरा मानना है कोई बच्चा मुझे फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, सो जस्ट फॉलो मी। सवाल में कह रहा है कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम है ना। क्वेश्चन में कहा हुआ बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एंड वी नो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई। So from here delta p square is equal to h/4 pi, and so delta p is equal to under root h/4 pi. Okay, now we know delta p is equal to बच्चों m delta v. So m delta v is equal to अंडर रूट h/4 पाई। सो डेल्टा v जो कि सवाल में पूछा गया इज इक्वल टू अंडर रूट h/4 पाई 1/m, और 1/4 अंडर रूट बाहर आया तो 1/2m हो जाएगा, और हो जाएगा अंडर रूट h/पाई। ये ऑप्शन बी दिया है। तो क्या है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स दिया हुआ इक्वल, इसमें इक्वल कर दो, डेल्टा पी स्क्वायर, वहाँ डेल्टा पी निकल जाएगा, और डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, वहाँ से डेल्टा वी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो क्वांटम इक्वेशन की वरदान है, वो नहीं किया तो बेकार है फिर पढ़ाना, और थोड़ा आइडिया लगा साई क्या है, आपको ये आइडिया लगा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं मारता है। जैसे मेरे इस घर में पाए जाने की अगर संभावना ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस घर में मैं चक्कर मार रहा हूँ, ना ना ना, मैं इस घर में ज़्यादा समय बिताता हूँ, है ना। जैसे मैंने कहा था ना कि किसी कहीं पर पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, जैसे मान लो आपके अपने घर में पाए की संभावना ज़्यादा है और फिर आपके मम्मी के साथ रहने की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि मम्मी के कमरे के चारों तरफ लगातार चक्कर मारते रहते हो। तो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, ऑर्बिटल एक वॉल्यूम है, एक आयतन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इट्स नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पाथ और ट्रेजेक्टरी की बातें करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनसर्टेन है। अगर आपने उसकी बात किया तो ये बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है पता है आपको? वो इसलिए बोलना पड़ रहा है, जैसे किसी को मैं लाल कोई रेड कोई चीज़ हो उसे छूँ और उसको वो गर्म चीज़ हो, बहुत गर्म तपती हुई चीज़ हो, छूँ वो जल जाए, फिर छूँ फिर जल जाए। तो दोबारा कोई रेड चीज़ लूँ मैं जो कि ठंडी हो तो छूँगा तो भाग जाएगी, जलने वाला हूँ मैं। that's what we experience, that's what habit और idea we have। so बच्चों वही मैं कह रहा हूँ कि आपने ऑर्बिट पढ़ा है तो इसलिए आपको ऑर्बिटल में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता होगा। ऑर्बिटल पाथ नहीं है, ऑर्बिटल वो घर है, वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय बिताता है, जैसे आप अपने घर में ज़्यादा समय बिताते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, वो मुझे इंस्पायर करता है। मुझे अच्छा, अगर आपको लगता हो कि सर आपने ऐसे पढ़ा है, इसको ऐसे करिए तो अच्छा होगा, मेरी कमियां भी आप बताइए ताकि मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं, और अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, कमेंट जरूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, हैव अ ग्रेट डे बच्चों, एंड जय हिंद। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।